हेलो जी, वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल डियर। तो हम लोग मिल रहे हैं आज अपने नेक्स्ट टॉपिक, जहां हम लोगों ने कल खत्म किया था उससे आगे। अब कल क्या हुआ था उसको सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको ये बताया कि अगर इस पूरी पृथ्वी पे जो ऑर्गेनिज्म है, जो जिंदा लोग हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसकी बिगिनिंग जो होती है एक सबसे छोटे यूनिट से होती है, जिसको हम लोग सेल कहते हैं। सेल से ही टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म। यानी ये जो सामने आपको जो दिख रहा है, उसके अंदर जो बेसिक यूनिट है वो सेल की है। सेल नहीं है तो कभी ऑर्गेनिज्म बनेगा नहीं। और अगर मैं नहीं बना तो मेरे जैसे कोई दूसरी प्रजाति नहीं बन पाएगी। अगर मैं एक इंसान हूं तो दूसरा इंसान है, वो क्यों है? वो जस्ट इसलिए है क्योंकि वो स्पीशीज के अंदर आता है, जो बेसिकली बच्चे पैदा कर सकता है, जो अपनी पॉपुलेशंस को बढ़ा सकता है। जय माता दी। कविता रानी जी, श्वेता वर्मा, वेरी गुड इवनिंग। स्पीशीज जो है, इस स्पीशीज की अपनी एक पॉपुलेशन होती है। जैसे आप और मैं मिलकर के पॉपुलेशन का हिस्सा है। तो जो सेंसस होती है, जो जनगणना होती है, उसमें सिर्फ इंसान काउंट किए जाते हैं। इंसान के साथ कुत्ते, बिल्ली, भेड़ बकरियों की पॉपुलेशन नहीं की जाती। लेकिन अगर पॉपुलेशन सेंसस की जा रही है तो एक पॉपुलेशन ह्यूमन की जा रही है। वही सेंसस जो है किसी जानवर की भी हो सकती है। एग्जैक्टली इसी तरीके से जब एक स्पीशीज की जगह, जैसे कि इंसान है, अब इंसान रह रहे हैं तो वो पॉपुलेशन है, तो दैट इज अ सिंगल स्पीशीज, एक ही प्रजाति है। लेकिन एक जगह जब कई प्रजातियां रहे, अब जैसे इंसान भी रह रहा है यहाँ पर, घोड़ा भी है, कुत्ता भी है, भैंस भी है, बकरी भी है, ये सब मिलकर के जो है कम्युनिटी बना रही थी। कम्युनिटी जो होता है वो पूरे एक इकोसिस्टम का पार्ट होता है। इकोसिस्टम जो है वो बायोम का हिस्से में आता है, और बायोम जो है वो बायोस्फीयर के हिस्से में आता है, जो मैंने कल इन तीनों लेयर के एक कॉमन पॉइंट दिखाया था कि जहां ये तीनों पॉइंट्स मिल जाते हैं, जहां आप और मैं और हमारे जैसे दूसरे जो जीव हैं सर्वाइव कर पाते हैं, वो यही बायोस्फीयर रिजर्व है। इसी में जब मैंने इस स्पीशीज का नाम लिया, तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कीस्टोन स्पीशीज की। वेरी गुड आफ्टरनून डियर पूजा जी। इसमें हमने बात की थी कीस्टोन स्पीशीज की, यानी ऐसी प्रजातियां जिनका इस वातावरण के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़े। अगर ये ना हो तो आपका जो इकोसिस्टम है वो डैमेज होने के कगार पे आ सकता है। जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, हाथी हो गया, उसको लेकर के मैंने दूसरे एग्जाम्पल दिए थे, कोरल्स हो गए, मधुमक्खियां हो गई, वुल्फ हो गए। ये जो है एनवायरनमेंट के ऊपर काफी अच्छा खासी पकड़ रखते हैं। अगर इनको खत्म कर दो तो ये जिनको खाते हैं उनकी पॉपुलेशन काफी बढ़ जाएगी, और जिसका मतलब होता है कि इकोसिस्टम जो है वापस से डैमेज हो जाएगा। तो उनको ही हम लोग कीस्टोन स्पीशीज कहते थे। कीस्टोन स्पीशीज के बाद हमने अगली बात की थी इंडिकेटर स्पीशीज के। इंडिकेटर स्पीशीज जो होते हैं, या तो इनकी प्रेजेंस हो, या इनकी एब्सेंस हो, या फिर इनकी अबंडेंस हो। यानी या तो हो या ना हो, या बहुत ज्यादा हो, इनमें से कुछ भी हो, वो हमें कुछ ना कुछ बता रहा होता है। जैसे कि चूहा है तो वो बता रहा होता है कि अच्छा, एक दो चूहे हैं, रोज आपको चूहे दिख रहे हैं, साफ सफाई नहीं है। बहुत सारे चूहे दिख रहे हैं तो इनको बहुत खाना मिल रहा है, भाई ये किसी न किसी का खाना चुरा के खा रहे हैं। और सांप यहाँ पे है नहीं, सांप होते तो चूहों को वो खाता, सांप है नहीं, चूहों को खाना मिल रहा है, तो वो कोई ना कोई खेत को खाली कर रहे हैं, किसी न किसी के अनाज का गोदाम को वो खाली कर रहे हैं, तो ये इंडिकेटर है। किसी गली में आप चले गए, उस गली के अंदर कुत्ते ही कुत्ते आपको दिख रहे हैं, तो वो इंडिकेट ये करते हैं कि उन कुत्तों को यहाँ पर है ना अच्छा खासा खाना मिल रहा है, और उनकी बहुत ही अच्छी खासी जगह यहाँ पर तैयार हो चुकी है, और ये इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुला बुला करके है ना लोग उनको खाना दे रहे हैं। आसपास देखो, आप किसी गली में गए, उस गली में जाते आपने देखा कि भाई, शहरों में, गांव में तो बात नहीं करूंगा, गांव में तो गली गली में ऐसा मिल जाएगा। शहरों में किसी गली में गए और उस गली में जाकर के आप देखते हो कि गली के अंदर गोबर ही गोबर दिख रहा है आपको। इसका मतलब ये हो सकता है कि सर इस गली के लोग काफी जो है धनवान है, पुण्यवान है, ये गायों को खाना देते हैं, चारा देते हैं, इसलिए दिन भर यहाँ गाय आ रही होती है खाना खाने के लिए, और जिसकी वजह से वो गोबर वगैरह दिख रहा होता है। तो इंडिकेटर स्पीशीज जो किसी न किसी चीज की इंडिकेशंस दे रहे होते हैं। अपने आसपास देखो, आइडिया लग जाएगा कि इंडिकेटर स्पीशीज है। राम राम डियर राजेश जी। उसके बाद हम गए थे किसी पे नहीं, इंडिकेटर स्पीशीज के बाद हमने टॉपिक खत्म कर दिया, टेलीग्राम मैंने चैनल दे दिया था। हम चलते हैं नेक्स्ट स्पीशीज की तरफ। आज हम चलेंगे एंडेमिक स्पीशीज। जो थर्ड स्पीशीज की बात करते हैं वो है एंडेमिक स्पीशीज।
एंडेमिक स्पीशीज का मतलब होता है कि ये किसी पर्टिकुलर, किसी निश्चित, इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं भाई, तो इनको हम लोग कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। वेरी गुड इवनिंग डियर श्रीनाथ जांगड़ा जी। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब है कि किसी सर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। मतलब अगर उस क्षेत्र से आपने उसको निकाल करके किसी दूसरी जगह बसाने की कोशिश की, रिलोकेट करने की कोशिश की, तो संभावना है कि वो वहां पर मर जाए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि डियर एक बात बताओ, भारत में चीता लाए गए नामीबिया से, है ना, अफ्रीका से चीता भारत के अंदर लेकर के आए गए। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अंदर उनका इंट्रोडक्शन हुआ, मतलब उनको वहां पे रखा गया। कल ही न्यूज मिली कि उनमें से एक चीते की डेथ हो गई, कल ही न्यूज मिली। दरअसल सर नोट मिल जाएंगे, शक्ति सिंह मिल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे कब, जब ये टॉपिक हो जाएगा। क्या होता है कि इनका एक्सपोर्ट करना पड़ता है पीडीएफ, तो देखता हूँ कितना मैं कर सकता हूँ। मिल जाएंगे नोट्स, तो मिल जाएंगे, नोट्स मिलने में कौन सी बड़ी बात है, लेकिन डेली मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। डेली हो सकता है ये ना मिले। खैर बढ़िया आ गया। तो वो जो चीता है डियर जी मर गया। अब आप कहेंगे सर चीते को तो खाना पूरा भरपूर मिल रहा था, मतलब उसकी जो डाइट थी चीते की, उसको हिरन जो है, हिरन का जो मांस है वो दे ही रहे थे। शक्ति सिंह जी बात तो आपकी सही है, लेकिन है ना रोज रोज देना ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है मेरे लिए। चलो सर, देखता हूँ कितना इस मामले में हो सकता है कि आपको डेली ये नोट्स प्रोवाइड हो सकते हैं, नहीं हो सकते। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाएं, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपकी इनकी पीडीएफ जो है बना करके ड्रॉप कर दूंगा। तो चीते को तो सब कुछ मिल रहा था, लेकिन फिर बेटा चीता क्यों मर गया? सर चीता तो भारत में रहने लायक था ही नहीं, इवन चीता तो 1952 में ही खत्म हो गया था भारत में। देखो चीते को चाहिए एक बहुत बड़ी ग्रासलैंड, ग्रासलैंड मतलब सिर्फ घास भूमि। चीते को बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। सर ऐसा क्यों? बेटा चीते की स्पीड ज्यादा है, सोचो, इसको लगाओ, चीते की स्पीड ज्यादा होती है, चीता भागता है। सोच के देखो कि अगर तुमने एक बहुत बड़ा मैदान नहीं दिया उसको, तो उसका जो नेचुरल हैबिटेट है, जो प्राकृतिक निवास है जहां वो रहता है, वही नहीं मिलेगा, तो क्या वहां पर वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं। तो चीता इसलिए भारत के अंदर जो है वो उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जो दूसरे चीते हैं उनके भी मरने की संभावना है। चीते की अगर स्पीड ज्यादा है, और अगर आप उसे रेन फॉरेस्ट में इंट्रोड्यूस कर दोगे, ऐसे इलाके में इंट्रोड्यूस कर दोगे जहां जंगल है, पेड़ पौधे हैं, और जब चीता भागेगा इतनी स्पीड में अगर किसी से टकराएगा, तो वो वैसे मौत हो जाएगी उसकी। तो जो स्पीड के लिए बना है तो साफ है उसके लिए मैदान भी बहुत बड़ा चाहिए। और ये मैदान आपको अफ्रीका के किस क्षेत्र में मिलते हैं? ये मिलते हैं सर सवाना क्षेत्र में। यानी अगर आप नेशनल ज्योग्राफी देख रहे हो, बीबीसी अर्थ देख रहे हो, या डिस्कवरी चैनल देख रहे हो, उस चैनल पे अगर आपको कोई वीडियो या डॉक्यूमेंट्री ऐसी देख रहे हो जिसमें आपको चीता दिख रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि 90% चांस है कि आप लोग सवाना के ग्रासलैंड देख रहे हो, सवाना के जंगल देख रहे हो। क्योंकि सवाना ग्रासलैंड में ही चीते के लिए एक नेचुरल हैबिटेट है, वो वहीं पे सरवाइव कर सकता है। अगर आप इंडिया में ले आए तो बहुत हद तक चांस है कि वो सरवाइव ना करे, और उसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। कल ही न्यूज मिली है कि उसमें से एक चीते की डेथ हो गई है जो हम लेकर के आए थे। तो भारत में बहुत बखान हुआ था, चीता आ गया, चीता आ गया, और 1952 में ही समझिए कि चीता खत्म हो गया था। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए। अब आप कहेंगे कि सर एक बात, अच्छा सुनिए, क्या हुआ, जब ये पोस्ट मैं कल पढ़ रहा था फेसबुक पे, तो किसी व्यक्ति ने
उस पोस्ट के नीचे लिखा हुआ था, देखिए कितने हैवान लोग हैं हम लोग, चीते को तो हम है ना, मतलब चीते के मरने पे तो लोग है ना खुशी जाहिर कर वो दुख जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि चीता जो था वो ना मांस खाता था, उसको मांस दिया जाता था, कितने ही मतलब जीवों की हत्या की जाती थी वगैरह वगैरह। किसी व्यक्ति ने ऐसा लिखा हुआ है। आप खुद सोच के देखो, क्या ये रैशनल है, ये तार्किक है, क्या इस तरह की बात होनी चाहिए? चीता आया क्यों? सर चीता कीस्टोन स्पीशीज है, वो सबसे बड़ा प्रेडिटर्स है। अगर जंगल में चीता है तो डेफिनेटली चीता किसी न किसी को तो खाएगा। तो इसका मतलब चीता जो है इकोसिस्टम को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इंडिया में चीता क्यों आया? इंडिया में चीता इसलिए आया ताकि हम बकायदा एक पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके, जिसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। एक ऐसा हैबिटेट जहां पर अगर हिरन की ही पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वहां से वो जंगल खत्म कर देगा। उसका कल हमने एग्जांपल देखा येलोस्टोन नेशनल पार्क। अब उस हिरन को खाने के लिए मुझे क्या लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि हिरन की स्पीड बहुत ज्यादा है। शेर जो होते हैं, शेर झुंड में हमला करते हैं, अकेला नहीं करता। शेर की स्पीड नहीं है, शेर जल्दी थक जाता है, स्पीड नहीं है, झुंड में हमला करता है, तो बहुत कम चांस है कि वो हिरन को खा सके। हिरन को कौन खाएगा? हिरन को तो वही खाएगा ना जिसकी स्पीड उतनी है, और स्पीड तो चीते की इम्पोर्टेंट, स्पीड तो चीते की ज्यादा है, इसलिए चीता इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मतलब चीता इंट्रोड्यूस करने के पीछे कारण है कि हमारा इकोसिस्टम डेवलप करना। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सर चीते का जो भौगोलिक क्षेत्र है, यानी सवाना, जिसमें उसको बड़े मैदान चाहिए जहां वो भाग सके, तो ऐसा मैदान तो इंडिया में है ही नहीं। भारत में तो लोगों के पास जगह जमीन मिल जाए तो फट से वो अपने घर बना लेते हैं। भारत में लोग ही इतने हैं, चीते के लिए जगह कहाँ से मिलने वाली थी, और उसका रिजल्ट हमने देख लिया, कल डेथ हो गई। तो अगर चीता इंट्रोड्यूस किया गया है तो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, अब खुद से ही आप ये आंसर कीजिए। वेरी गुड इवनिंग डियर सुमन जी, कहानी खत्म। अब सर एंडेमिक स्पीसीज, अब भारत के कुछ इलाके में आपको, पर्टिकुलर इलाके में कुछ स्पीसीज मिलेंगे। अब यहीं से आपके एग्जामिनर जो, क्योंकि हमारा इस बार ही हरियाणा एसएससी में इंट्रोड्यूस हो रहा है एनवायरमेंट, तो हो सकता है आपसे पूछे कि फलाना प्रजाति आपको कहाँ मिल रही है। अब जैसे एक चूहा है जिसका नाम है कोंडाना रैट। ये क्या है? ये एक एंडेमिक स्पीसीज है सर। मतलब ये पूरे भारत में नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी सर? ये मिलेगा महाराष्ट्र में, सिंहड़ में। और देखिए वो मूवी आई थी ना तानाजी, शेर का वेट ज्यादा होता है गुरुजी, उसकी स्पीड कम होती है, वेट से कुछ नहीं होता। शेर, अब मैं आपसे पूछूं कि जंगल का राजा कौन है, बताना। असली में जंगल का राजा कौन होता है? बताओ जरा, सोचो। उस, जब तक सोचो, जब तक आंसर लिखोगे तब तक ये पढ़ लो। तानाजी मूवी आई थी, उस तानाजी मूवी के अंदर हर बार क्या कहते हैं? कोंडाना कोंडाना कोंडाना, है ना? तो ये वही है, उसी कोंडाना रीजन के अंदर जो महाराष्ट्र के सिंहड़ क्षेत्र में है, वहां पर एक चूहा मिलता है कोंडाना रेड। तो बकायदा कोंडाना रेड जो रेड है वो एंडेमिक स्पीसीज है, यानी उस हैबिटेट से निकाल करके आप किसी दूसरी जगह उसको नहीं रख सकते। उसके बाद इंडिया की बात करते हैं। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट का, ये बोला गया साउथ का इंडिया। टाइगर, एग्जैक्टली शेर का, जंगल का असली राजा जो है वो टाइगर होता है, लायन नहीं। लायन की तो जब जस्ट है ना मूछे, दाढ़ी मूछ होती है, उसका लुक जो है किंग जैसा दिखता है, इसलिए उसे किंग ऑफ फॉरेस्ट बोल देते हैं। बट इन रियलिटी में टाइगर होता है जंगल का राजा, क्योंकि टाइगर की और लायन की अगर लड़ाई हो तो टाइगर जो है 10 में से 9 बार जीतेगा, ये बात गौर फरमाइएगा। अब सर भारत के ये जो पश्चिमी हिस्से हैं, साउथ वेस्ट, दक्षिण का हिस्सा जो पश्चिम की तरफ है, ये है आपका वेस्टर्न घाट, जिसे हम लोग पश्चिमी घाट भी कह देते हैं। इस पश्चिमी घाट के अंदर मुझे कुछ प्रजाति मिलेंगी, और ऐसे प्रजाति में एक प्रजाति है जिसका नाम है लायन। एक सॉरी, लॉन्ग टेल्ड मकैक। मकैका जो लॉन्ग टेल्ड मकैक है ना, एक बंदर है। इन सबको मैं आपको
स्क्रीन पे दिखा दूंगा, फिलहाल के लिए नाम लिखिएगा। सबसे पहला है लॉन्ग टेल्ड मकैक, या फिर इसको लायन टेल्ड मकैक भी बोलते हैं। फिर है नीलगिरी थार, नीलगिरी थार। उसके बाद है सलेंडर लॉरिश, सलेंडर लॉरिश। उसके बाद है शिवेट। ये एंडेमिक स्पीसीज हैं वेस्टर्न घाट के। वहीं पे अगर आप नॉर्थ ईस्ट में आप आओगे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, इस अरुणाचल प्रदेश के इलाके में आपको क्या मिलने वाला है? फ्लाइंग स्क्वेरल मिलने वाली है। फ्लाइंग स्क्वेरल। असम वाले इलाके में जाओगे तो पिग्मी हॉग, हॉग मतलब सुअर, जो जंगली सुअर होता है वो ज्यादातर आपको असम वाले रीजन्स के अंदर मिलेगा। फिर होता है बेटा एक रेड पांडा। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है, ये जो बेल्ट है हमारी, खासकर आपकी वेस्ट बंगाल की, असम की, अरुणाचल प्रदेश की और मेघालय की, इस बेल्ट में आपको रेड पांडा देखने को मिलेगा। रेड पांडा भालू जैसा दिखता है बट एग्जैक्टली भालू नहीं होता, वैसा ही कुछ दिखेगा। उसको हम लोग रेड पांडा कहते हैं। रेड पांडा कहाँ मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की बेल्ट में देखने को मिलेगा। पिग्मी हॉग हो गया, फ्लाइंग स्क्विरल हो गया, और फिर होता है एक स्लो लोरिस। जिस तरह से यहाँ पर सिलेंडर लोरिस होता है, उसी तरीके से असम में होता है स्लो लोरिस। तो डियर जी, ये जो स्लो लोरिस है ये क्या है? ये एंडेमिक स्पीसीज है, नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट में, और उसके बाद ये वेस्टर्न घाट में, और उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर सिंगड़ रीजन के अंदर आपको मिलेगा एक रेड, दैट इज द कोंडाना रेड। तो कोंडाना रेड जो है बकायदा क्या हो गया? एंडेमिक स्पीसीज हो गए। दीज आर दी एंडेमिक स्पीसीज। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछने की संभावना हो सकती है। अब जैसे रेड पांडा आपको भारत में कहां मिलेगा, वो ये ना पूछे एग्जामिनर कि भाई एंडेमिक स्पीसीज इनमें से कौन से हैं, वो ये पूछ ले कि भाई ये रेड पांडा ही आपको कहां से मिलेंगे, पिग्मी हॉग कहां से मिलेंगे। अब जैसे कुछ नाम आपने नहीं सुने होंगे, लाइक जैसे स्लो लोरिस है, सिलेंडर लोरिस है। देखिए दोनों में लोरिस लोरिस नाम आ रहा है, साउंड कर रहा है लगभग सेम जैसा, लेकिन सिलेंडर लोरिस आपको वेस्टर्न घाट की तरफ मिलेगा, जबकि स्लो लोरिस जो है आपको असम में मिलेगा। दोनों ही अलग हैं, अलग ही इनका हैबिटेट है, अलग ही इनका भौगोलिक क्षेत्र है। तो दीज आर दी एंडेमिक स्पीशीज। आगे बढ़ेंगे तो आगे चलेंगे नेक्स्ट स्पीसीज की तरफ, उसका नाम है इनवेसिव एलियन स्पीशीज। देखो इन्वेसिव का क्या मतलब होता है? इन्वेजन, इन्वेजन मतलब एक तरीके से आक्रमण। आक्रमण किसका हो रहा है? एलियन का हो रहा है, यानी किसी बाहरी व्यक्ति का हो रहा है। अब मैं एक बात बताऊं, आप पूछूं आपसे, डियर जी मान के चलो कि अपना इंडिया प्यारा भारत है, अगर सर भारत के अंदर मान के चलो कि केरल में कोई प्रजाति है, वो केरल की प्रजाति जो है वो कहाँ पहुंच गई? वो पहुंच गई मान के चलो मध्य प्रदेश में। तो जब एक कंट्री के अंदर ही आएंगे, अजय जी अभी खत्म कहाँ हुआ है, अभी बहुत कुछ, अभी तो शुरुआत ही हुआ है। जो आप कह रहे हैं एंडेमिक स्पीसीज हो गए, वल्नरेबल स्पीसीज हो गए, एंडेंजर्ड स्पीसीज हो गए, अच्छा नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं ना, ऐसा कोई खास नहीं है जो एंडेमिक हो। ज्यादा ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में आप आएंगे तो खासकर हिमालयन रीजन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप स्नो लेपर्ड कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सर हिमालयन रीजन में एक स्नो लेपर्ड है, वो वहां उस भौगोलिक रीजन्स में ही रहता है, दैट इज एंडेमिक टू दैट रीजन आल्सो। अगर भारत के अंदर से ही सर कोई एक स्पीसीज दूसरी जगह पहुंच जाती है तो उसको तो कहते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ एलियन स्पीसीज। समझ में आ गया? लेकिन भारत के बाहर से किसी दूसरे देश से अगर वो स्पीसीज इंडिया के अंदर एंट्री कर रही है तो आप कहेंगे सर इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। तो आप ये सब कह लीजिए कि जो अंग्रेज आए वो अंग्रेज हैं आपके इन्वेजिव एलियन।
भारत में आक्रमण कर रहे हैं, भारत के नहीं है, तो अंग्रेज हमारे लिए यानी हम सबके लिए हो गए इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। अब ये बात बताइए, अंग्रेज भारत में क्यों रह गए? सबसे पहली चीज, अंग्रेज बेटा क्यों आए थे? मर्जी से आए थे या बिना मर्जी के आए थे? मतलब मर्जी तो गलत शब्द है, आप कहेंगे कारण और अकारण। भारत में जो ब्रिटिशर्स आए, उनके आने के पीछे कारण था। हाँ, और भारत में जो बाबर आया, उसके पीछे आने का कारण था। सर एग्जैक्टली कारण नहीं था, वो थोड़ा अकारण था। अंग्रेज आए क्योंकि वो आना चाहते थे, क्योंकि भारत में बिजनेस करना उनको। बाबर दरअसल क्या होता है कि वो अपने दादा की तरफ से, नाना की तरफ से जो है वो भगाया जा चुका है। मतलब ना तो दादा की तरफ से जो संपत्ति आई है वो ना ही उसके हाथ आई है, ना नाना की तरफ से जो संपत्ति थी वो ही उसके हाथ आई। ना तो तैमूरलंग की संपत्ति हाथ में आई है और ना ही चंगेज खान की संपत्ति हाथ में आई है। तो ये बेचारा जो है खाली हाथ था, दर दर भटक रहा था। इसके पास कुछ जगह नहीं थी रहने के लिए, कहाँ जाए बेचारा। बेचारे को है ना भारत में ना इनविटेशन दिया गया कि तू आ जा, तो देखिए आना नहीं चाह रहा था, इसको बुला दिया गया। तो सर दोनों ही तो भारत में आए ना, अंग्रेज भी भारत में आए, बाबर भी भारत में आया, दोनों ही आए हैं, भारत के अंदर से तो नहीं थे। तो इनको कहोगे आप लोग ये हैं इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बेटा भारत में बाबर जो है वो क्यों टिक गया? आप कहोगे सर जो लोग थे ना भारत के अंदर, उनमें इतना दम नहीं था कि बाबर को निकाल सके। या ये कह लीजिए दम था सर, लेकिन लोगों ने जो मुखबरी की, लोगों ने जो इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, भारतीयों में तो ये बड़ी दिक्कत है भाई, एक कान के तो कच्चे होते ही हैं, ठीक है, जुबान के भी निकम्मे होते हैं, तो इधर की बात उधर कर देते हैं। भारतीयों में तो ये चीजें हैं ही। तो सर रीजन मतलब इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती थी, तो इस चक्कर में जो है भारत लंबा गुलाम रहा। बाबर को हराने के लिए ऐसा नहीं है कि भाई भारत में ना पावर नहीं थी, लोगों में पावर नहीं थी, लेकिन निकम्मे लोग थे जो जिसको साथ देना चाहिए था साथ ना दे करके वो बाबर के साथ खड़े हो गए। तो इस वजह से बाबर बाबर भारत में टिक गया। अंग्रेज भी भारत में क्यों टिके? सर जो भी कारण रहा हो, एक बार के लिए मान लो कि भारत में भारतीय लोगों के पास उतना ज्यादा स्टेमिना था नहीं था कि जो इनको निकाल सके। तो एग्जैक्टली इन्वेजिव एलियन स्पीसीज क्या होते हैं बच्चे? ऐसे स्पीसीज सर जो या तो इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली, या तो जानबूझ करके आए या बिना जानबूझ करके आए। मान के चलो कि आपने कोई है ना पेड़ लगा दिया, अब जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ऑस्ट्रेलिया में चलो बेटा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक खरगोश इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था पीस रैबिट। और खरगोश तो आपको पता ही है कितने प्यारे से होते हैं, है ना, देखने में कितने अच्छे लग रहे होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में पीस रैबिट इंट्रोड्यूस किया गया, ये जंगल में छोड़ दिए गए। जब इस पीस रैबिट को जंगल में छोड़ा गया, तो इस जंगल में राज कर रहे हैं कौन? भेड़िए। इस जंगल में कब्जा है किनका? भेड़ियों का। जब भेड़ियों ने इन रैबिट्स को देखा, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में रैबिट नहीं देखे थे भेड़ियों ने, तो पीस रैबिट को जानबूझ करके इंट्रोड्यूस किया गया है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली? सर इंटेंशनली इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। इस पूरे जंगल में जो भेड़िए हैं, भेड़ियों को दिखा रैबिट, अब भेड़ियों को समझ नहीं आया कि भाई ये रैबिट को खाएंगे हम या रैबिट हमें खाएगा, भाई देखा तो कभी था ही नहीं, शिकार कभी किया ही नहीं था। तो भेड़ियों ने रैबिट की हंटिंग की ही नहीं, शिकार जो है इनका किया ही नहीं, क्योंकि इनको लगा पता नहीं क्या चीज है ये। और देखते ही देखते इस रैबिट की जो पॉपुलेशन है वो भैया 200 मिलियन के अराउंड पहुंच गई, मतलब लगभग 20 करोड़ के आसपास इसकी पॉपुलेशन पहुंच गई। क्यों? क्योंकि इनके खाने वाला जो बंदा है उसको तो समझ ही नहीं आया कि क्या चीज है। तो पॉपुलेशन बढ़ गई, तो इस पॉपुलेशन ने क्या किया, देखते ही देखते वहां के जो गेहूं के खेत थे, देखते ही देखते वहां के
जो गेहूं के खेत थे सब खत्म कर दिए गए, क्या होगा सर? वहां तो पूरी क्राइसिस पैदा हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया में। तो समझ में आई कहानी? अब खरगोश तो इंटेंशनली यानी कारण से इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन उनको थोड़ी पता था कि क्या गड़बड़ होने वाली है। वुल्फ ने खाया नहीं, पॉपुलेशन बढ़ गई और पूरे के पूरे जो व्हीट प्रोडक्शन है वो खत्म हो गई, अनाज की दिक्कत होगी। तब जाके उनको समझ में आया कि भाई इनका कोई है ना बाप यहाँ लेकर के आना पड़ेगा। जो वुल्फ है उनको पकड़ पकड़ करके है ना खरगोश खिलाए जा रहे हैं, तब जा करके उनको उनका टेस्ट लगेगा वुल्फ को, बोला यार ये तो मजे वाली चीज है, तब जाकर के वो खरगोश को खाना शुरू करेंगे और तब जाकर के उनकी पॉपुलेशन जो है डाउन होगी। तो पीस रैबिट जो है उस क्षेत्र में क्या हो गया? इनवेजिव एलियन स्पीसीज हो गया। तो बताइए पीस रैबिट ने फायदा पहुंचाया या नुकसान पहुंचाया? सर नुकसान पहुंचाया। तो इसलिए तो इनको हम एलियन स्पीशीज कहते हैं। इन्वेजिव, इन्वेजिव क्यों बोला गया? क्योंकि आक्रमण कर रहे हैं, और आक्रमण में तो भैया हमारे लिए तो जो वहां पे लोग रहते हैं उनके लिए तो फायदेमंद वाली चीज नहीं है। हम ये तो नहीं कह सकते कि अंग्रेज और बाबर भारत में आए तो वो हमारे फायदा देकर के आए, भाई हम अपना फायदा नुकसान देख लेते, इनको आने की जरूरत तो नहीं थी। तो इसका मतलब है कि हमारे एनवायरमेंट के लिए ये लोग क्या है? इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। यस और नो? यस। तो इन एलियन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज को इंट्रोडक्शन के पीछे सर कोई कारण भी हो सकता है और कोई कारण भी नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर है कि अगर वो वहां आ गए, अब जैसे कि बाबर आया, देखिए पूरा मुगल साम्राज्य पैदा हो गया। अंग्रेज आए, ये देखिए पूरे के पूरे ब्रिटिश जो हिस्ट्री है वही हमें पढ़ना पड़ता है। तो सर जब ये आए तो ये क्या हो गए? यहाँ पे ये आकर के सहा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गए। मल्टीप्लाई मतलब यहां आकर के कई गुना हो गए। बेटा कई गुना क्यों हुए? क्योंकि सर इनको मारने वाला कोई था ही नहीं, इनको खाने वाला कोई था ही नहीं। मतलब यहां पर कोई प्राकृतिक नेचुरल प्रेडेटर्स अवेलेबल नहीं है। नेचुरल प्रेडेटर्स इज नॉट अवेलेबल। ये देखो बाबर आया, आकर के रुक गया और इसकी पॉपुलेशन बढ़ी। बाबर के बच्चे आए, उसके बच्चे आए, उसके बच्चे आए, उसकी पॉपुलेशन का मतलब है कि उनका खानदान बढ़ा। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई भारत के अंदर। तो आए दूसरे जगह से हैं, आकर के यहाँ बस गए। बस क्यों गए? क्योंकि उनको हटाने के लिए, मारने के लिए कोई नेचुरल प्रेडेटर्स, मतलब जिस तरह से शेर होता है, लायन होता है, ये टाइगर होता है, वुल्फ होते हैं, वो वैसे कोई थे ही नहीं, इसलिए ये तो सरवाइव कर पाए। इसका मतलब है कि अगर कोई भी जैसे पीस रैबिट है, ये आया, आया कहीं और से, इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इसने क्या किया? अपनी पॉपुलेशन बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी? क्योंकि भेड़िए उनको मार नहीं पाए। इसी तरीके से इन्वेसिव एलियन स्पीसीज हम किनको कहते हैं? सर जो कारण या अकारण एक जगह पे पहुंचते हैं, दूसरी जगह से एक जगह पहुंच रहे हैं, वहां आकर के वो क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्यों मल्टीप्लाई हो जाते हैं? क्योंकि उनको खाने के लिए जो प्रेडेटर्स होते हैं, प्रेडेटर्स मतलब टॉप लेवल स्पीसीज, वो नहीं होते। इस वजह से उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, और जो उस एनवायरनमेंट के लिए, उस इकोसिस्टम के लिए क्या करते हैं? डैमेज होने का काम करते हैं। विच डैमेज द इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम को डैमेज करते हैं। तो सर भारत में वो स्पीसीज कौन सी हैं जिनको हम लोग इन्वेजिव एलियन स्पीसीज कहते हैं? ऐसी बहुत है। जैसे पहला एक का नाम है अमेजन। नाम से पता चल रहा है कि भैया भारत में नहीं है, ये अमेजन के जंगलों से आ रहे हैं। सॉरी, अमेजन, सेल्फिन, कैटफिश। ये मछली भैया भारत की नहीं है, नाम से पता चल रहा है कहां से आई है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां से आई है, इसने क्या कांड किया वो समझिए। अमेजन सेल्फिन, जो सेल्फिन कैटफिश आई है वेस्ट बंगाल में,
एक मछली खाई जाती है, आपको पता है? उस मछली को हम लोग कहते हैं हिल्सा। और हिल्सा बेटा बहुत महंगी है, महंगी बहुत है। अच्छा क्यों महंगी है? आंसर खुद ही दो। सर इसलिए महंगी है क्योंकि हिल्सा की पॉपुलेशन कम है, जनसंख्या कम है, तो डिमांड बढ़ गई। अच्छा इसकी पॉपुलेशन कम क्यों हुई? सर इस मछली की वजह से। ये मछली या तो इसे मार देगी या इसे भगा देगी। अब बाबर ने और अंग्रेजों ने आके क्या किया, या तो हमें मारा या भगा दिया, या हमें वहां रखा लेकिन जहां ये रहते थे वहां से हमें निकाल देते थे। तो जहां हिल्सा रहती थी, जो उनका प्राकृतिक हैबिटेट था, वहां से निकाल कर उनको भगा दिया, या तो ये हुआ या वो खा गए। तो इस वजह से हिल्सा की पॉपुलेशन समय के साथ क्या होती गई, कम होती गई। लेकिन ये मछली खाने में बहुत स्वादिष्ट है, तो बंगाली जो है हिल्सा खाते हैं, लेकिन पॉपुलेशन नहीं रही। पॉपुलेशन नहीं रही तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी। क्यों बढ़ी पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन कम क्यों हुआ? इसकी वजह से। समझ में आ गया? तो हाँ सुमन, ये अदर देखो मैंने क्या कहा, अगर भारत के अंदर से ही एक जगह से दूसरी जगह अगर स्पीशीज पहुंच रहे हैं, तो इनको आप लोग कहेंगे एलियन स्पीशीज। लेकिन अगर कोई भारत के बाहर से आएगा, उसको कहेंगे आप लोग इनवेजिव एलियन स्पीशीज। दोनों में फर्क होता है। रेयर क्यों है ये भी समझना है ना डियर अजय। ओके आगे बढ़ेंगे। फिर सर एक घास है जिसका नाम है लंताना कमेरा। लांतेना कमेरा, ये भी एक इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है। तीसरे पे आ जाइए, यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस जिसे आप लोग है ना सफेदा कहते हैं, हरियाणा में इसे सफेदा कहते हैं। तो अगर हरियाणा रोडवे से अगर आप ट्रेवल करते हैं, तो आप देखेंगे कि हरियाणा के सड़कों के साइड में आपको बहुत हद तक चांसेस है कि सफेदे का पेड़ दिखेगा। उस सफेदे के पेड़ को ही हम लोग यूकेलिप्टिस कहते हैं। एक बात समझ जाओ, जहां पर भी आपको सफेदे का पेड़ दिखे, सफेदे का पेड़ अपने आसपास किसी भी दूसरे पेड़ को उगने नहीं देता। आंख बंद करके है ना अब नजर फैलाओ, जहां आपने सफेदे का पेड़ देखा वहां कोई दूसरा पेड़ दिखता है क्या? कोई दूसरे प्लांट्स दिखते हैं क्या? सर ना के बराबर चांसेस। तो यूकेलिप्टिस जो है अगर आपने लगा दिया तो दूसरी तो भूल जाओ, दूसरा वेजिटेशन नहीं आएगा। इसका मतलब है कि यूकेलिप्टिस को हम लोगों ने एक नाम दे दिया। यूकेलिप्टिस को नाम दिया हमने बायोलॉजिकल सॉरी इकोलॉजिकल टेररिस्ट। इकोलॉजिकल टेररिस्ट मतलब हमने पारिस्थितिक तंत्र जो होती है ना, उस पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं क्या इकोलॉजी को? हिंदी थोड़ी सी अपनी ऐसी है। इकोलॉजिकल टेररिस्ट, जो इकोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, इसका बकायदा आतंकवादी बोला गया है इसको। मतलब जहां ये रहेगा वहां किसी और को नहीं रहने देगा। तो यूकेलिप्टिस के बारे में तो क्या है कि इनमें से किसको हम लोग इकोलॉजिकल टेररिस्ट बोलते हैं? यूकेलिप्टिस को हम लोग इकोलॉजिकल टेररिस्ट बोलते हैं। इसके बाद सर एक प्लांट है जिसका नाम है वेटल प्लांट। अब देखिए, जहां पर भी यूकेलिप्टिस और वेटल प्लांट आ गए, वो तो आप समझो राजेश, वो मैंने आपको बता दिया। तो यूकेलिप्टिस और वेटल प्लांट जहां आपको मिलेंगे, समझ जाओ भूमिगत जल, जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो क्या कर देगा, ये कम कर देगा। अंडरग्राउंड वाटर जो लेवल है वो क्या कर देगा, कम कर देगा, मतलब रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस दी अंडरग्राउंड वाटर लेवल। कौन? यूकेलिप्टिस और वेटल प्लांट। ये प्लांट जहां आपने लगा दिया, समझ लो कि भूमि के अंदर जो पानी होगा उसको वो कम कर रहा होता है। तो ये इनके साथ एक प्रॉब्लम है। गुजरात में एक प्लांट उगाया गया था जिसका नाम है प्रोसोपिस जुलिफोरा। 5वें नंबर पे प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा। बन्नी ग्रासलैंड्स, बन्नी ग्रासलैंड्स ऑफ गुजरात।
गुजरात के अंदर एक ग्रासलैंड है जिसका नाम है बन्नी ग्रासलैंड। इस बन्नी ग्रासलैंड के अंदर एक पेड़ या एक प्लांट जो कि इन्वेसिव है जिसका नाम है प्रोसोपिस जुलिफोलोरा, इसने वहां के इको सिस्टम को डैमेज किया है। उसके बाद 6 नंबर पे चलेंगे जिसका नाम है कैशिया। 6 नंबर जिसका नाम है कैशिया। 7th नंबर पे चलेंगे, फिर है नाम आएगा वाटर हयासिंथ। इसको मेरे ख्याल से नेक्स्ट पे लिखना पड़ेगा। वाटर हयासिंथ। नेक्स्ट है वाटर हयासिंथ। फिर है कॉटन मिलीबग। कॉटन मिलीबग। तो ये कुछ ऐसे डियर जी प्लांट हैं जिनको हम लोग इन्वेसिव एलियन स्पीसीज कहते हैं। और इन्वेसिव एलियन स्पीसीज का जो डाटा है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत में 2 ऑर्गेनाइजेशन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन दोनों ने भारत में लगभग 157 इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के बारे में बताया। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज नियर अबाउट इन इंडिया near about 157 invasive alien species is लगभग इतने स्पीसीज को नोटिफाई किया गया या पहचान की गई। और ये जो डाटा तैयार किया गया है, डाटा प्रिपेयर्ड बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये बात होगी इन्वेसिव एलियन स्पीसीज की। अब बढ़ो आगे। फिर सर एक फ्लैगशिप स्पीसीज, नेक्स्ट स्पीसीज है फ्लैगशिप स्पीशीज। देखो इसमें ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं है फ्लैगशिप स्पीशीज में। क्यों सर? फ्लैगशिप स्पीशीज जो होते हैं ना, ये एक ऐसे स्पीशीज होते हैं जो किसी गवर्नमेंट की एड पे होते हैं। जब सरकार प्रचार करती है ना, और सरकार जब प्रचार कर रही होती है, उसमें जो भी आपको जीव दिखेगा समझ जाइएगा कि ये फ्लैगशिप स्पीशीज है। मान के चलो कि वो केरल में किसी नेशनल पार्क का या केरल की टूरिज्म सेक्टर की डेवलप करने की बात हो रही है। तो जब केरल को टूरिज्म सेक्टर की डेवलप करने के लिए बात होंगे तो हो सकता है कि केरल की गवर्नमेंट ने वहां पर अपने लोगों के अंदर एक हाथी दिखा रखा हो। तो इसका मतलब है कि उस एड में हाथी जो है वो क्या है? फ्लैगशिप स्पीसीज है। ठीक है, आगे बढ़ो। यानी एक तरीके से ये बोल लो कि फ्लैगशिप स्पीसीज का मतलब सर ऐसी स्पीसीज जो अपने आप में बड़ी सेलिब्रिटी हो। जैसे सोच के देखो कि अगर मध्य प्रदेश अगर ऐड करेगा कोई, तो उनकी ऐड में कौन सा जानवर होगा? टाइगर। तो इसका मतलब टाइगर फ्लैगशिप स्पीसीज है। किसके लिए? मध्य प्रदेश के लिए। गुजरात अगर अपनी ऐड करेगा तो उसमें किस जानवर के होने की संभावना ज्यादा है? सर शेर की, क्योंकि गुजरात के गिर में शेरों की अधिकता ज्यादा है। हाँ या ना? तो इसका मतलब लायन जो है गुजरात के केस में फ्लैगशिप स्पीसीज हो गया। अगर असम गवर्नमेंट करेगी तो असम गवर्नमेंट बताइए किसकी ऐड कर सकती है? सर वो कर सकती है राइनो की,
जिसे हम गैंडा कहते हैं, जो वहां पर वन हॉर्न राइनो ना, एक सिंग वाला गैंडा, तो हो सकता है वहां पे सर वन हॉर्न राइनो की ऐड करे। क्यों? क्योंकि जो मानस है, काजीरंगा है, ऐसे नेशनल पार्क के अंदर वन हॉर्न राइनो की प्रेजेंस ज्यादा है। इसका मतलब है कि असम के केस में राइनो जो हो गया वन हॉर्न राइनो, वो फ्लैगशिप स्पीसीज है। समझ में आ गया? एग्जैक्टली सुमन ये कह सकते हो आप, एक तरीके से किसी भी राज्य के बड़े सेलिब्रिटी होंगे जैसे एम्बेसडर टाइप होंगे, तो उनको ही हम लोग फ्लैगशिप स्पीसीज कहते हैं। मतलब एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। मतलब अगर इस पॉइंट को छोड़ना चाहो तो आप छोड़ सकते हो, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ना के बराबर चांस है। उसके बाद सर नेक्स्ट स्पीसीज कौन सी होती है? नेक्स्ट स्पीसीज जो होती है उसे हम कहते हैं अम्ब्रेला स्पीसीज। हरियाणा में तो वो आप बताओ, हरियाणा जी की मेरे को पता नहीं, लेकिन हरियाणा के अंदर जो है कोई खास जंगल तो है नहीं। देखो जंगल है नहीं तो कोई जीव भी नहीं मिलेंगे डियर सुमन। लेकिन हरियाणा में एक वो पक्षी है ना, क्या कहते हैं उसे, काला तितर, ब्लैक पैट्रिज, है ना। तो आप ये देख लीजिए कि हरियाणा के अगर केस में कोई ऐड हुई तो ब्लैक पैट्रिज की होगी, काला तितर जिसे आप लोग कहते हैं। देखो हरियाणा में जंगल है ही नहीं, आपको तो सबसे पहले ये समझना होगा। पूरे भारत में फॉरेस्ट कवर में सबसे नीचे हरियाणा आता है, हाँ या ना? हाँ। अब हरियाणा में जंगल ही नहीं है तो कोई जंगली जीव भी सर नहीं मिलने वाले जो कोई खास हो, जिसकी एक इंपॉर्टेंस हो। यस। तो हरियाणा में बस एक पक्षी है जिसे आप लोग ब्लैक पैट्रिज या काला तितर कह देते हैं। तो ये समझ लीजिए कि हरियाणा गवर्नमेंट कभी ऐड करेगी तो हो सकता है वो आपको वो ब्लैक पैट्रिज दिखे, तो इसका मतलब है कि हरियाणा के केस में वो फ्लैगशिप स्पीसीज हो सकता है। यस यस बिल्कुल सुमन जी, यस। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, जिसे हम लोग कहते हैं अम्ब्रेला स्पीसीज। देखो अम्ब्रेला स्पीसीज काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? मुझे एक इकोसिस्टम में, मतलब मुझे एक इकोसिस्टम को कंजर्व करना है। जैसे जो भी है ब्लैक तितर, ब्लैक फाल्कन, जो भी अजय करना है करो, समझो सर ये एक इलाका है, ठीक है। इस इलाके को मुझे क्या करना है? कंजर्वेशन करना है, ठीक है, जिसे आप लोग हिंदी में संरक्षण कहोगे। इस इलाके का मुझे क्या करना है? कंजर्वेशन करना है, यानी संरक्षण करना है। अब समझो लगभग 60, लगभग 60 के आसपास, हाँ लगभग 60 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 60 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए डियर जी एरिया एक टाइगर के सरवाइव करने के लिए। लगभग 60 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। मतलब अगर आपने एक टाइगर यहां पे छोड़ दिया तो ये समझ लीजिए कि लगभग 60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया क्या हो गया? प्रोटेक्टेड हो गया, संरक्षित हो गया। मैं चाहता हूं कि कोई एक एरिया क्या हो? कंजर्व हो, कंजर्वेशन रखूं। कंजर्वेशन करने के लिए मैं क्या करूंगा? हो सकता है उस एरिया के अंदर कोई जानवर जो है मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। इनफ मटेरियल है आज के लिए, कविता रानी टॉपिक तो हुआ ही नहीं है, इनफ कैसे हो गया बच्चे? हमारी क्लास कितनी देर की हुई है? हमारी क्लास हुई है लगभग 47 मिनट की, तो क्लास तो हुई नहीं है अभी। बात ये ना कि आप पहली बार पढ़ रहे हो ना एनवायरमेंट, तो इसलिए थोड़ा सा ना भारी हो रहा है, और ऊपर से कंसेप्ट इतने। देखो पीस रैबिट घुस गया, कीस्टोन स्पीशीज में हम लोग येलोस्टोन नेशनल पार्क को कर रहे थे, तो डेफिनेटली डाटा ज्यादा है। मतलब चीज थोड़ी है लेकिन डाटा ज्यादा है। डाटा ज्यादा होने की वजह से आपको लगता है कि काफी ज्यादा हो गया, और अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो सेकंड क्लास है। ऐसे कम से कम 15 से 20 क्लासेस आएंगी हमारी, और मेरे ख्याल से ज्यादा। तो अगर बेटा एक टाइगर को जिंदा रखना है तो मुझे कितना स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाहिए? मुझे सर चाहिए लगभग 60 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका। आप समझो
मैं चाहता हूं कि लगभग 300 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो है वो मैं प्रोटेक्ट करूं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं 5 टाइगर इंट्रोड्यूस कर दूं। तो इसका मतलब है एक टाइगर जो है, मतलब 5 जो टाइगर हैं वो लगभग 300 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को प्रोटेक्ट कर देंगे। इसलिए जो टाइगर है यहां पर क्या होगा, अम्ब्रेला स्पीसीज। किसी के आ जाने से एक एरिया जितना ज्यादा संरक्षित होता है सर, वही स्पीसीज जो है अम्ब्रेला स्पीसीज के नाम से जाने जाएगी। वही स्पीसीज जो है, नोट्स कैसे बनाए जो बता रहा हूं वही वैसे लिखो। अच्छा, पौने घंटे की क्लास ले लिया करें। क्यों भाई, ऐसा क्यों सुविधा, पौने घंटे की क्लास क्यों ले? क्या? अच्छा, तो सर इससे एक बात तो क्लियर हो गई। जब सरकारें, मैंने यहाँ पे सरकारें लिखा है, तो सरकारें मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हरियाणा तो होगी नहीं, पंजाब भी हो सकती है, यूपी भी हो सकती है, असम भी हो सकती है। जब सरकारें किसी एक स्पीशीज को, किसी एक स्पीशीज को बचाने की कोशिश करें, तो उस स्पीशीज या प्रजाति को किस नाम से जानोगे, अम्ब्रेला स्पीसीज के नाम से जानोगे। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखने से सब्जेक्ट में काफी हेल्प मिलेगी ना। बिल्कुल डियर राजेश, नेशनल ज्योग्राफी देखोगे, नेशनल ज्योग्राफी तो बहुत कम आता है, अगर देख सको तो बीबीसी अर्थ देखना। नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी छोड़ दो, बीबीसी अर्थ अगर आपके घर पे आता है तो आप बीबीसी अर्थ देखो, बीबीसी अर्थ उसी में कंटेंट आते हैं। अब डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी पे ज्यादा कंटेंट नहीं आते। बढ़िया, आगे सर अगर मैं आगे बढ़ूं तो एक चीज तो मुझे यहाँ क्लियर होगी कि एक तो यहाँ पर मुझे नेशनल पार्क देखने को मिल रहा है ना, और एक है बायोस्फीयर रिजर्व। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, नेशनल पार्क में और बायोस्फीयर रिजर्व में? देखिए, नेशनल पार्क का मतलब होता है कि जहां केवल किसी एक प्रजाति को संरक्षित किया जाए वो क्षेत्र नेशनल पार्क कहलाते हैं। लेकिन बायोस्फीयर क्या होते हैं, जहां एक पूरा समुदाय, यहां पूरा समुदाय का मतलब समझिएगा सर, उस हिस्से में जो रहने वाले जीव हैं और उस हिस्से में रहने वाले जो प्लांट्स हैं, तो फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट, पौधे, और फौना का मतलब होता है एनिमल। अगर किसी एक, मतलब बायोस्फीयर क्या होता है सर, जहां पूरा एक समुदाय फ्लोरा एंड फौना का संरक्षित किया जाए, मतलब सिर्फ कोई जानवर नहीं, मतलब सबको एक साथ, मतलब मान के चलो जैसे एक जंगल है, उस जंगल में शेर भी है, उसको भी प्रोटेक्ट करो, बाघ है उसको भी प्रोटेक्ट करो, उसमें कोई बाइजन है, मतलब जिसे जंगली भैंसा कहते हैं, उसको भी प्रोटेक्ट करो, हिरन है उसको भी प्रोटेक्ट करना है, वहां के जो पेड़ पौधे हैं उसको भी प्रोटेक्ट करना, पेड़ पौधों पे रहने वाले जो जीव हैं, बंदर वगैरह, उसको भी प्रोटेक्ट करना। तो आप देखिए सबको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो सबको प्रोटेक्शन के लिए जो आप बनाते हैं उसी को हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। तो वो होता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में डियर जी आप जा सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क जो है प्रतिबंधित होता है। आप बिना परमिशन के नेशनल पार्क में नहीं घुस सकते। अगर घुस गए तो हो सकता है जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स होते हैं वो आपको गोली भी मार सकते हैं। ठीक है, जय हिंद साहब, सत्यवान जी, जय हिंद साहब। ठीक है सर, वापिस पीछे पहुंचो।
यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा था इकोसिस्टम। तो स्पीसीज और पॉपुलेशन कम्युनिटी हटाओ, स्पीसीज को पकड़ो। स्पीसीज हमने पढ़ लिया, इकोसिस्टम पे फोकस करते हैं, इकोसिस्टम पे बात करते हैं। एक बात बताओ, ये इकोसिस्टम क्या होता है? सबसे पहले इस इकोसिस्टम को देने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था आर्थर टेंसली। इकोसिस्टम को देने वाला प्रथम व्यक्ति, पहली चीज। दूसरी चीज, सर इकोसिस्टम होता क्या है, मतलब किसे हम इकोसिस्टम कहेंगे? देखो, जहां बायोटिक प्लस एबायोटिक। सर बायोटिक क्या होते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे डियर अजय। अभी बहुत कुछ सीखना समझना है, बाकायदा उनका पूरा कंसेप्ट होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरी, उसके बाद नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, बाकायदा इनको हम आगे भी करने वाले हैं। तो व्हाट इज इकोसिस्टम, यहां पर बात की गई है सर जहां बायोटिक और एबायोटिक। तो व्हाट इज बायोटिक एंड एबायोटिक? जहां बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की, जहां बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की इंटरेक्शंस करें आप। स्पीशीज कंप्लीट हो गया सुमन जी, स्पीशीज का टॉपिक खत्म कर दिया। हालांकि आगे भी हम पढ़ने वाले हैं, आपका सिलेबस में बकायदा एक स्पीशीज है जिसे हम एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं, मतलब भारत में वो स्पीशीज का नाम बताइए जो खत्म होने की कगार पे हैं, जिसे आप लोग रेड डाटा बुक के अंदर लेकर के आते हैं। तो बकायदा एंडेंजर्ड स्पीशीज का एक टॉपिक है, वो हम आगे करेंगे। उसके लिए तो आपको पूरी तस्वीर दिखानी पड़ेगी। और ये स्पाइसेस नहीं है, स्पीशीज है डियर सुमन जी, मसाले नहीं है ये। तो जहां बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के घटक, कंपोनेंट्स मतलब जहां बायोटिक और एबायोटिक घटक घटकों के संबंधों अध्ययन करें, उस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या नाम देते हैं? इकोसिस्टम। जैसे सर बेटा समझो, मैं यहां पर स्क्रीन पे खड़ा होकर के क्लास ले रहा हूं, स्क्रीन के सामने, नोट स्क्रीन के ऊपर खड़ा होकर, स्क्रीन के सामने मैं क्लास ले रहा हूं जी सर। अच्छा एक बात बताओ, एक तो क्या मैं इकोसिस्टम हूं? नो। मैं कौन हूं? मैं बायोटिक हूं। बायोटिक मतलब सर जो जिंदा आदमी, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और एबायोटिक मतलब जो लिविंग नहीं है। आप स्क्रीन के सामने मुझे देख रहे हो, मैं बायोटिक हूं यानी मैं लिविंग हूं, ठीक है। लेकिन एबायोटिक समझिए, क्या ये स्क्रीन बायोटिक है? नो। लेकिन मैं स्क्रीन के बिना पढ़ा भी तो नहीं पाऊंगा आपको। स्क्रीन अवेलेबल है, ये पेन है, मैं पेन के बिना पढ़ा भी तो नहीं पाऊंगा आपको। इस रूम में हर चीज क्या है? एबायोटिक, मेरे को छोड़ करके। तो अगर आपको ये देखना है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे ली जाती है, तो सिर्फ मुझे तो नहीं देखोगे, मेरे साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि सर सामने कैमरा है, वो कैमरा मेरी पिक्चर खींच रहा है, मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। उस कैमरा किसकी वीडियो बना रहा है? मेरे साथ साथ एबायोटिक कंपोनेंट्स की, एबायोटिक कंपोनेंट्स की, एबायोटिक कंपोनेंट्स की। मेरे सामने एक बहुत बड़ा लगभग 55 इंच का टीवी है जिसपे मैं आपके मैसेज देख पा रहा हूं, दैट इज द एबायोटिक कंपोनेंट्स। टीवी के साथ में यहाँ पर एसी लगा हुआ है, दैट इज द एबायोटिक कंपोनेंट्स। उसके साथ यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है जहां से मैं चीजों को मॉनिटर करता हूं, दैट इज द एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो देखिए इस, अच्छा फिर आप देख पा रहे हो ये सब कुछ फेल हो जाएंगे अगर लाइट नहीं होगी तो लाइट हो गया सर। तो ये पूरा रूम में लिविंग और नॉन लिविंग, इन सबको जोड़ करके जिस चीज की स्टडी करेंगे दैट इज द इकोसिस्टम, उसी को सर हम इकोसिस्टम कहेंगे। और बेटा इकोसिस्टम में तीन चीजें होती हैं, खासकर जब हम इस बायोटिक की बात कहते हैं। बायोटिक के अंदर
सर सबसे पहले तो होता है प्रोड्यूसर्स, जिसे आप लोग उत्पादक कहेंगे, है कि नहीं। प्रोड्यूसर्स के बाद कौन होंगे सर, जो प्रोड्यूस होता है उसको खाया जाएगा ना, फिर होंगे सर कंज्यूमर्स। तो पहला कौन हो गया, प्रोड्यूसर्स, दूसरा कौन सा हो गया, कंज्यूमर्स, और तीसरा कौन सा होगा। बेटा एक बात बताओ, एक शेर है, ठीक है, शेर ने किसको खा लिया, शेर ने मान के चलो हिरन को खा लिया, ठीक है। हिरन ने किसको खाया, हिरन ने सर प्लांट खाया, पौधा। तो पौधा क्या है, पौधा प्रोड्यूसर्स है। हिरन और शेर क्या है, हिरन और शेर कंज्यूमर्स हैं। हिरन मर गया, अच्छा हिरन को तो शेर ने खा लिया, बेटा शेर मर गया, अब शेर को कौन खाएगा, शेर का मांस कौन खाएगा, शेर का मांस सड़ गया, कौन खाएगा। अब मान के चलो किसका मांस किसी ने खाया ही नहीं, ये जंगल में ऐसे पड़ा रहा और उसका मांस किसी जीव ने नहीं खाया, तो धीरे धीरे सड़ेगा ना, और सड़ेगा तो आप देखेंगे कि उस सड़ने पे भी कोई ना कोई उसे खा ही रहा होता है। जो उसको खा रहा होता है ना सर, उसको ही हम लोग कहते हैं डेट्रीवोर्स। जो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स खा रहे होते हैं, और कंज्यूमर्स को डिकम्पोजर्स, इसको डिकम्पोजर लिखिए। और डिकम्पोजर्स में भी दो होते हैं, एक तो डिकम्पोजर्स होता है, और डिकम्पोजर के बाद दूसरा कौन सा होता है, डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स का मतलब सर ये जो मांस वगैरह खाते हैं ना, इन्हीं को तो हम डेट्रीवोर्स कहते हैं। एग्जैक्टली exactly, बाज है, गिद्ध है, वो क्या है, वो डेट्रीवोर्स है। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, इन तीनों को मिलाकर के सर जो चीज बनती है उसी को हम लोग बायोटिक इकोसिस्टम कहते हैं। और ये मैं बताऊंगा आपको कल, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम कल कि ये बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर, इन तीनों का क्या रिलेशन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। तो यहां तक बच्चे किसी को डाउट है तो पूछिए, यहां तक किसी को भी डाउट है तो पूछिए। जा रहा हूं मैं भी, कोई नहीं, रख दो, इतना मैं कर दूंगा। मैंने डाउट, अभी किया नहीं है कविता, अभी इसको हम कल करेंगे, अभी तो सिर्फ मैंने आपको बायोटिक के कंपोनेंट्स बताए, ये तीन होते हैं, तीनों के बारे में डिटेल में करेंगे कल। क्या करना बताओ, ठीक, आप बंद ही कर जाना, मैं जा ही रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे भी आएंगे, आपको टॉपिक समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, आप बहुत आसानी से आंसर कर दोगे। मैंने थ्योरी बता दी, कंसेप्ट बता दिया, एग्जामिनर चाहे कितना घुमा फिरा के आंसर करे, वो आपसे मतलब क्वेश्चन करे, वो आपसे पूछ लेगा। जैसे कि 4 आपको स्पीसीज के नाम दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कि बताइए इसमें से कीस्टोन स्पीसीज कौन सा है, पहली चीज। दूसरी चीज, भाई बताइए इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है कीस्टोन स्पीसीज है और इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है, सबसे इंपॉर्टेंट, यानी क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना है तो इनमें से सबसे ज्यादा है। फिर एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है,
तो एंडेमिक स्पीसीज जो है भाई पर्टिकुलर किस टेरिटरी में कौन से जीव रहते हैं, दैट इज एंडेमिक, ये भी पूछा जा सकता है। लॉन्ग टेल्ड मकेक या फिर लैंग टेल्ड मकेक, ये भी होगा। जैसे कि सिलेंडर लॉरिस हो गया, शिवेट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्त। सर मैंने फर्स्ट बार ज्वाइन की है, कुछ अजीब लग रहा है। सर मैंने फर्स्ट बार क्लास ज्वाइन की है, कुछ अजीब लग रहा है। अजीब कैसे लग रहा है डियर? एनवायरनमेंट तो थोड़ी अजीब ही होती है, पढ़ा तो होता नहीं पहले। अजीब कैसे? किस रेफरेंस में आप अजीब बोल रहे हैं? सर टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा दिया करो डेली के। सुनीता जांगड़ा जी अभी पॉसिबल नहीं है, आखिरी में बात करेंगे इस पर। अभी तो सिलेबस स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी से पहले एमसीक्यू करना शुरू कर दोगे। इसको हम आखिरी में देखेंगे जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तब देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन जो है यहाँ से निकल सकते हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एमसीक्यू जो होंगे वो उस हिसाब से आपको फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। इन्वेजिव एलियन तो बहुत ज्यादा है, 157 कैसे? 157 थोड़ी लर्न करने हैं सुमन जी, आपको सिर्फ वही लर्न करने हैं जो मैंने बताए हैं। बस ये जो आपके सामने ना 6 हैं और यहाँ पर 7 8 है, तो 8 जो स्पीशीज बताई है ना, इतनी ही लर्न करनी है, 157 लर्न नहीं करनी है। हाँ 157 तो मैं याद नहीं कर पाऊंगा, पूरी लिस्ट थोड़ी खंगाली है। बस इतना ध्यान रख लेना कि टोटल 157 बताए गए। अगर यही सवाल आ जाए कि बताइए टोटल इन्वेजिव एलियन स्पीसीज कितने हैं, तो जो जूलॉजिकल और बॉटेनिकल सर्वे ने बताया तो 157, दैट्स इट। सारे थोड़ी पूछेगा, जो 7 8 हैं यही आएंगे, यही यूपीएससी में आते बेटा, यही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आएंगे, इन्हीं में से तुमसे पूछना है अगर पूछा गया तो। चलो बढ़ते हैं आज के सेशंस की तरफ, मिलते हैं कल इससे आगे जो टॉपिक